नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र की बातें भी शायद अपेक्षाकृत उतनी नहीं हुई हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की। हमारे मुल्क में अगर इस सेक्टर की स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो स्थिति अलग तरीके की दिखती है, जहां पर संभावनाएं अभी भी बहुत नज़र आती हैं। पिछले कुछ दिनों में सक्रियता सरकार के स्तर पर ज़रूर दिखी है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र है जो कहीं बाकी सा दिखता है। प्रधानमंत्री ने कल इसी से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। एक योजना ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट से जुड़ी है, जिसमें ये अपील की गई कि इस तरीके का निर्माण किया जाए जिसमें जो खामी है वो ना के बराबर हो, किसी तरीके की खामी ना हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। एक और योजना जिसकी शुरुआत की गई वो SC/ST हब बनाने की बात, 500 करोड़ रुपए के प्रावधान करने की बात। मकसद यही कि इस क्षेत्र से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा इस लिहाज से भी ज़्यादा मिल सके। लेकिन MSME की तस्वीर को भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे मुल्क में लगभग 8 करोड़ लोगों को रोज़गार इसी क्षेत्र से मिलता है, तब जबकि हमारे यहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ MSME सेक्टर की यूनिट्स हैं, यानी औसतन हर एक यूनिट लगभग 2 लोगों को रोज़गार मुहैया करा रही है। सवाल ये हो सकता है कि क्या ये पर्याप्त है रोज़गार सृजन के लिहाज से। हमारी GDP में MSME क्षेत्र की लगभग 8% की हिस्सेदारी है। कुल जितना हम निर्यात करते हैं उसमें 40% हिस्सेदारी इसी क्षेत्र से आती है। आंकड़ों के लिहाज से लगता है कि MSME काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहा है, लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर इसी क्षेत्र से अपेक्षाकृत ज़्यादा योगदान मिल रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा रोज़गार का सृजन हो रहा है। जर्मनी उसका एक उदाहरण हो सकता है, जहां की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ के आसपास है और वहां MSME क्षेत्र से ही लगभग 3 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है, जो वहां की कुल वर्कफोर्स का लगभग 70% है। ऐसे में समझने की कोशिश ये भी कि हमारे यहाँ पर नीतियों के लिहाज से कितनी गंभीरता रही है। जिन दो योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है उनका क्या कुछ मतलब है, जो अब तक के दावे हैं इस सरकार के भी MSME सेक्टर को लेकर, उनकी हकीकत क्या है, किस तरीके की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने हैं, चुनौतियां हैं भी या नहीं, या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ये सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मुकेश मोहन गुप्ता साहब, आप सदस्य हैं राष्ट्रीय MSME बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका कार्यक्रम में। इसी से जुड़ा जो चैम्बर है उसके अध्यक्ष भी हैं, लंबा अनुभव इस क्षेत्र का। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन कुमार साहब, आप क्षेत्रीय सांगठनिक सचिव हैं भारतीय मजदूर संघ के। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका भी कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री ने कल इन तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत के वक्त क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। वर्ष अकाल होने के बावजूद भी हमारा किसान परेशान था। कृषि उत्पादन में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने एक कमाल करके दिखाई और भारत के विकास दर को न सिर्फ नीचे आने नहीं दिया, इतना ही नहीं उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान किया। और उसका परिणाम ये है कि वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि जब पूरा विश्व 2008 की स्थिति में आ गया है, स्लो डाउन है, एक अकेला हिंदुस्तान है जो दुनिया की इकोनॉमी को भी बल दे रहा है। और उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। बैंकों से कहा है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान में 1.25 लाख बैंकों के ब्रांचेज हैं, नेशनलाइज बैंक नहीं। मैं और बैंकों की बात नहीं करता, कोऑपरेटिव वगैरह अलग। हर बैंक की ब्रांच एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को,
एक शेड्यूल ट्राइब को 1 करोड़ रुपए तक की बैंक में से राशि दें और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मदद करें। देखते ही देखते 1.25 लाख ब्रांच, 3.25 लाख ऐसे नए उद्योगकारों को जन्म दे सकती है। कितना बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है। हमने राज्य सरकारों को भी अनुरोध किया है कि जो हमारे दलित और आदिवासी एंटरप्रेन्योर है, वे जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 4% उनके यहां से लिया जाए, ताकि उनको स्वाभाविक एक मार्केट मिले और उनका हौसला बुलंद हो। समाज के उन वर्गों को आर्थिक गतिविधि के केंद्र में लाना है, ताकि देश को एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई नई शक्तियों का स्रोत हमें मिलता रहे। उस दिशा में काम करने का एक प्रयास इसके साथ चला। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना के शुभारंभ के समय। हमारे साथ इस चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह जी। आप संपादक हैं मनी भास्कर के। बहुत बहुत स्वागत है हरवीर जी आपका भी कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत मुकेश जी आपसे। जिन कार्यक्रमों की शुरुआत कल प्रधानमंत्री ने की है, जो वो जीरो डिफेक्ट और की बात हो रही है, उसका क्या कुछ मतलब सर, और कितनी ज़रूरत है उस तरीके की किसी कार्यक्रम की एमएसएमई सेक्टर में? देखिए सर, जैसे मेक इन इंडिया की शुरुआत करी मोदी सरकार ने, उसी से कुछ लिंक है कि मेक इन इंडिया में एमएसएमई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो जेड करके जो स्कीम है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब ये है कि क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने ये भी कल कहा कि जब बहुत साल पहले हम होता था कि जापान का कोई माल है, हम देखते थे अच्छा मेड इन जापान है तो चलो ठीक है यार ये तो प्रोडक्ट बढ़िया है, इसको खरीद ले। तो उनका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट है। आज वो स्थिति चीन को लेकर होती है कि माल चीन का है तो 4 बार देख लीजिए कि पहले ठीक है या नहीं है। तो वो चाहते हैं, सरकार चाहती है कि भारत के माल को कोई ऐसा ना हो कि वो बाहर हम उसको एक्सपोर्ट करें, सो इंडिया में बनाएं, बाहर एक्सपोर्ट करें और वहाँ बाहर वाले लोग ये कहें कि यार ये तो इसमें डिफेक्ट है। तो क्या ऐसी स्थिति अब तक रही है कि वो डिफेक्ट वाली एक धारणा भारत के माल को लेकर बनी? सर देखिए क्या है, जो एमएसएमई सेक्टर है ना, जो लार्ज कॉर्पोरेट है, वहाँ पर फिर भी क्योंकि उनकी जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं या जो उनकी और रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, वो फिर भी उतना पैसा खर्च कर सकते हैं उसमें। जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ये माना जाता है कि एमएसएमई सर इतना लार्ज सेक्टर है। एक तो हम देखते हैं जो आपने फिगर बोली कि भाई 3 करोड़ एमएसएमईज हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसका अभी तक किसी को शायद पता नहीं है। बस अंदाजा है कि अनऑर्गेनाइज्ड कहीं ज्यादा है। जी सर, अनऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा है। तो वहां पर सर लेबर भी क्या होती है, जो छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है, वहां लेबर भी सही तरह से नहीं मिल पाती, स्किल लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए सरकार ने एक स्किल इंडिया करके भी प्रोग्राम लॉन्च किया है जी। तो एक तो ये समस्या होती है उनको कि वहाँ स्किल लेबर उतनी अच्छी नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी कई बार उनके पास स्केर्सिटी होती है फंड्स की, अपना पैसा भी कम है, बैंकों से भी उनको शायद उतनी मदद नहीं मिल पाती। तो प्रधानमंत्री जी का और सरकार का जो स्कीम और एमएसएमई मिनिस्ट्री की जो स्कीम है जेट करके इन्होंने निकाली है, ये 2014 में जब उन्होंने लाल किले से बोला था इस स्कीम के बारे में, तभी उन्होंने जिक्र किया था और वो कार्यान्वयन में आ गई। इसको जो इंप्लीमेंट करेगा QCI के थ्रू करेंगे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है। तो इसमें करीब 50 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हर इंडस्ट्री को के पॉइंट्स हैं, मतलब उसके बेस पे उसका रेटिंग होगा। तो इसमें रेटिंग एजेंसी भी इन्वॉल्व होंगी, इसमें QCI भी इन्वॉल्व होगी और वो फिर उन कंपनीज का पूरा एक स्टडी करेंगे, वहां जाके देखेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे। ये भी नहीं कि खाली एक रेटिंग कर दी, उनको बताएंगे कि आप कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और जब वो इंप्रूवमेंट होगा तब उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट से क्या होगा सर? उस सर्टिफिकेट से ये होगा कि वो एक क्वालिटी को एश्योर करेगा उनकी कि आपकी क्वालिटी एकदम बिल्कुल जीरो ISO 9002 जैसा ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा। जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है। तो उससे ये होगा कि भाई जीरो डिफेक्ट है। और जीरो इफेक्ट का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट की आजकल हर जगह बात होती है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर हम ये कहते हैं जैसे प्लास्टिक की थैली है मान लो, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बना रहा है जिसको अगर कोई ये कह दे कहीं भी किसी भी देश में, पूरे विश्व में, कि ये प्रोडक्ट तो एनवायरनमेंट के हिसाब से गड़बड़ है जी, तो मुझे लगता है उसी दिन से उसके लिए पूरे जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने अखबार हैं, सब लोग उसका एकदम बायकॉट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक उसमें स्कीम में ये है कि डिफेक्ट जीरो होना चाहिए, मतलब क्वालिटी वाइज परफेक्ट। ठीक है। और दूसरा एनवायरनमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये दो चीजों का सर्टिफिकेशन होगा जो जेड स्कीम में दिया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद एमएसएमई सेक्टर ऐसे उत्पादों को बनाएगा ही नहीं जहां पे पर्यावरण प्रभावित होता है? नहीं सर, देखो ऐसा, या पर्यावरण प्रभावित होने वाले उत्पाद बनते रहेंगे, देखिए उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए सर मैं बताता हूँ इसके लिए क्या है।
जहां तक पर्यावरण की बात है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी अलग चेकिंग करता है। तो जो भी अगर मैं आज कोई इंडस्ट्री लगाना चाहूँ तो उसके लिए कंडीशन है कि भाई पहले आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट एनओसी लेके आओ। तो प्रदूषण का तो देखिए इंडस्ट्री लगेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रदूषण होगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये सवाल मैं इसीलिए आपसे पूछ भी रहा था। सपोज सर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई कहेगा कि यार उसमें तो ना धुआं निकलता ना कुछ होता, क्या पोल्यूशन है। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वहां पर 5000 लोग काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। या जो उसमें पेपर यूज होगा वो पोल्यूशन ई वेस्ट है फिर बाद में। ई वेस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि इस स्कीम के आने से हमारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा या जो पोल्यूशन इंडस्ट्री फैला रही है वो नहीं होगा। लेकिन जो इस सर्टिफिकेट को लेंगे, देखिए जो ग्रो करना चाहता है उसको ये सारे जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं, जो उसको फॉलो करेंगे वो प्रोग्रेस। लेकिन जो आईएसओ पहले से है, आईएसआई का मुझे नहीं पता अब है या नहीं है, जो ऊर्जा के उत्पाद बनाते हैं उनके लिए वो बीई करके है। इस तरीके के जब लेबलिंग पहले से हैं तो ये जीरो डिफेक्ट की लेबलिंग की क्या अलग से कुछ खास जरूरत नहीं। इसमें देखिए एक तो इसमें QCI का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हैंड होल्डिंग होगी उसमें तो आदमी गया, उसने अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा और उन्होंने देखा कि भाई अगर तुम इसमें एलिजिबल हो, तुम्हारे पास ये गाइडलाइंस तुम फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसमें उसका हैंड होल्डिंग की जाएगी, 2-3 महीने के लिए उसके साथ काम किया जाएगा इन इंस्टीट्यूशंस द्वारा और उसको सलाह दी जाएगी कि आप कैसे इसमें जीरो इफेक्ट हमारे मुल्क में लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास MSME हैं, जो आंकड़ा मेरे पास है। 3.5 करोड़ हम मोटे तौर पर मानकर चलते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक ऐसा ढांचा तैयार कर लिया है कि वो इन 3.5 करोड़ उपक्रमों को, इन संस्थानों को, MSMEs को, इनकी क्वालिटी चेक करेगा, इनको सबको सर्टिफिकेट देगा? क्या यही होने जा रहा है? नहीं, देखिए सर बहुत सारी इंडस्ट्री इसमें नहीं आएंगी। हम ये कहें कि अगर MSME में क्या है, माइक्रो भी है जो बहुत ही छोटा यूनिट है, वो शायद जेस सर्टिफिकेशन में नहीं जाएगा। जो लोकल मार्केट में अपना बेच रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो जेस सर्टिफिकेशन के लिए कुछ हिस्सा होगा, एलिजिबल भी होगा या नहीं होगा, या वो चाहेगा भी इतनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना। क्या ये सब कुछ अभी स्पष्ट हो चुका है? ये स्पष्ट होना भी बाकी है? नहीं, अभी स्कीम अंडर इम्प्लीमेंटेशन ही है। वो पूरा का पूरा अभी QCI पे वर्क कर रहा है। अभी पूरा अगर मैं कहूँ कि आज मैं जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे जेट सर्टिफिकेशन तो नहीं हो तो अभी आज के दिन में नहीं। हरवीर सर, आप किस तरीके से देखते हैं? सर ये पहले जीरो इफेक्ट को ही आपसे समझने की कोशिश करूंगा, कितनी जरूरत इसकी MSME के लिहाज से? देखिए दो चीजें हैं कि अगर आपको MSME को ग्रोथ देनी है तो उनसे उस तरीके के उत्पाद आपको बनाने का मौका देना पड़ेगा उनको, जो वाकई क्वालिटी में बेहतर है। ठीक है। आज की जिस तरीके की दुनिया है उसमें प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसकी क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी, बिल्कुल 2 चीजें सबसे अहम है। ठीक बात है। और इसीलिए तभी वो सर्वाइव भी करेगा, सर्वाइव करेगा। और जो इकोनॉमीज आगे बढ़ी हैं दुनिया में, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ दें, जो लेकिन जो नए एशियन टाइगर हो या ये सब जो आए हैं आगे जी, उसमें MSME ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जबकि हम लोग उसमें पिछड़े हैं। क्योंकि अभी भी देखिए MSME आपका सबसे ज़्यादा रोजगार तो MSME से आता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हिस्सा MSME से आता है, आपके एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा MSME से आता है। तो ये इतना अहम सेक्टर होने के बावजूद मैं तो ये मेरा मानना है कि नेग्लेक्टेड है। क्यों नेग्लेक्टेड आप ये बताइए, अलग से मंत्रालय बना हुआ है, जिस तरीके का जितने रेगुलेशन वर्षों से आपने तमाम सारी कंडीशंस रखी। MSME की डेफिनेशन को लेकर 10 साल हो गए लगभग। MSME की डेफिनेशन को लेकर के क्या स्थिति है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के तमाम सारे उनके ऊपर कंस्ट्रेन है, उसको लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट आपके MSME के लिए रिजर्व रहे पहले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बार अगर हम थोड़ा 20-25 साल पहले चले जाएं, ये स्थिति थी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, आइसक्रीम इंडस्ट्री में का जो है वो MSME में आती थी, लेकिन उनको एक मशीन लगानी होती थी ऑटोमेशन के लिए, क्रूजर। वो उस वक्त MSME की जो डेफिनेशन थी वो अकेली मशीन MSME की जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उससे ज़्यादा की थी। तो कंपनी को मशीन दूसरी कंपनी बनानी पड़ी वो मशीन लगाने के लिए। ठीक है। उससे उसने आउटसोर्सिंग की। मतलब इतने इम्प्रैक्टिकल हमारे अप्रोच है MSME का जो इन्वेस्टमेंट का। लेकिन वो 25 साल वाली स्थिति अब तो नहीं होगी ना, काफी हद तक अभी थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन MSME की डेफिनेशन बदलने के लिए ये लोग बैठे ही हैं कि कितने दिनों से जद्दोजहद चल रही है। हर बार वो मामला अटक जाता है, क्योंकि अगर आप बढ़ा देंगे तो हो सकता है फिर MSME की डेफिनेशन के लिए आपको जो एक्साइज वगैरह की छूट है वो भी उस पर फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो MSME होता है। तो आप करेंगे MSME की जो डेफिनेशन है अभी उसी पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा नहीं होगा, आप सिर्फ बात कर सकते हैं जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट की। आप ये देखिए कि अभी भी हमारी MSME जो है
किस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ठीक है। क्यों बाहर के प्रोडक्ट अभी भी आपके सस्ते प्रोडक्ट, जैसे अभी आपने कहा कि नहीं जो लोकल मार्केट में बेचता है उसमें शायद इसका जरूरत नहीं, क्यों नहीं होगा? जो कंज्यूमर है भले ही वो 1 रुपया की चीज उसको तो क्वालिटी चाहिए, उसको तो क्वालिटी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी मनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह का इंपोर्ट उसको सब्स्टिट्यूट करता है मार्केट में इस तरह के सामान को, तो वो तो करेगा अगर उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है। और ये हो रहा है। अभी हम लोग जिस जद्दोजहद में जा रहे हैं, आप ये देखिए कि हमारे एमएसएमई जो आप 3.5 करोड़ कहते हैं, कोई उनको 4 करोड़ कहता है, उसमें से उनके बंद होने के ग्रोथ कगार पे कितने हैं? नहीं, बंद होने वाले कितने हैं? और जितने आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये बने थे, इंडस्ट्रियल एरियाज बने थे, वहां लगभग ये एमएसएमई ही आई थी। लेकिन आप ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देख लीजिए, वो इंडस्ट्रियल एरियाज उजाड़ पड़े हैं। दिल्ली के चारों तरफ ही आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो क्या ये सिर्फ रस्म अदायगी या इसकी जरूरत? जब तक आप जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप अगर, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी सर, क्या ये शुरुआत है? क्वालिटी आपने खुद कहा कि बीई है, बीआईएस है, तो आईएसओ है, ये क्वालिटी काउंसिल जो है, क्वालिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर ही उसका है क्या, ऑथेंटिसिटी क्या, मतलब अथॉरिटी क्या है? ठीक है। क्योंकि इसमें लेकर के इस तरह की कई सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं जो कि या तो एनजीओ की तरफ से सेटल हुए हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके हिसाब से एक अच्छी शुरुआत या रस्म अदायगी? सिर्फ मेरा मानना है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट एनहांस नहीं करेंगे और क्वालिटी चेक करने के लिए जो आपके पास पहले से रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आप ये मल्टी लेयर सिस्टम मत बनाइएगा, एक और आपने नया सिस्टम बना दिया उसमें। तो ये पहलू है जिससे अब जहां तक ये था, आप ये पूछे कि जो टूल रूम होता है वो क्या करता है? वो एमएसएमई को जाकर के टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, सपोर्ट करता है, लेकिन कितने टूल रूम आप ही एक्टिवली काम करते हैं और कितने आप तक खोल पाए अभी तक देश में, जो कि छोटे छोटे कारोबारियों को नई टेक्नोलॉजी, नया उसका काम करने का तरीका, उसको लेकर के मदद करें। लेकिन मुकेश जी, बहुत सारे सवाल सर हरवीर सर ने भी खड़े किए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन की बात है एमएसएमई की, जिसका वो जिक्र कर रहे थे और आप ही की ओर इशारा भी कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है अभी, इसको लेकर भी मंथन होना चाहिए, यहाँ भी बदलाव की जरूरत है? ये जो अभी टेबल है कि वो 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, मैं बताता हूँ डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ सर। अभी जो एमएसएमई है उसकी जो मैक्सिमम प्लांट एंड मशीनरी की जो लिमिट है वो 10 करोड़ है जी। उसको 20 करोड़ जो मीडियम सेक्टर में, तो डिफरेंट है। वो सर्विस सेक्टर के लिए अलग है, 25 लाख 5 करोड़ 10 करोड़, और सर्विस सेक्टर के लिए अलग है। सर्विस सेक्टर के लिए दूसरी डेफिनेशन 10 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ जी। तो इसकी जो 10 करोड़ वाली जो लिमिट है, करीब करीब सबको डबल कर रहे हैं। ये 20 करोड़ का ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में है। ये जो एमएसएमई का जो बोर्ड है, जिसका मैं भी एक स्पेशल इनवाइटी मेंबर हूं, हमने वहां से उसको अप्रूव कर दिया, मिनिस्ट्री से सब कुछ हो गया है। वो किसी भी दिन मतलब इसी सत्र में या इससे अगले सत्र में पारित हो जाएगा जी, उम्मीद है। तब आप कह रहे हैं कि तब जो अभी 10 करोड़ है मीडियम सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की जो लिमिट है वो बढ़ के 20 करोड़ और उसी औसत में बाकी जो है वो भी जस्ट डबल हो रही है। बिल्कुल। क्या वही पर्याप्त है? क्या उतनी ही होनी वक्त की जरूरत है? सर देखिए क्या होता है कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अभी 10 करोड़ था, उसको 20 करोड़, इसके भी दो अलग अलग लोगों के मत हैं। कुछ कहते हैं नहीं बढ़ाना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी की, कि एमएसएमई को, तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे एंटरप्राइज हैं, उनको आप 20 करोड़ में कर दोगे। कुछ लोगों का मत है कि अलग अलग देशों में जो डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट तरीके से है। हमारे यहाँ जैसे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, कुछ कंट्रीज में है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके बेस पे डेफिनेशन है, कुछ कंट्रीज में है कि टर्नओवर के बेस पे डेफिनेशन डिफाइन किया गया इनको। लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। 10 करोड़ से 20 करोड़, अगर हम 30 करोड़ करें तो भी कुछ लोग कहेंगे कि यार 30 कर दिया, अभी 50 क्यों नहीं कर रहे? 10 से 20 करोड़ करने का फायदा आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? जो यूनिट है वो भी, जो एमएसएमई का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगा, के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े ज्यादा लोगों को मिलेंगे। ठीक है, इसका बेस भी बढ़ेगा डेफिनेटली सर, इसका बेस बढ़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज और थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, अगर आप मुझे क्षमा करें। आपने जो डाटा दिए ना सर शुरू में, उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन। अरे सर बिल्कुल, आप बताएं। जैसे आपसे बेहतर कौन बताए? नहीं सर, आपने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का रोल जो है वो करीब 8% जी। सर एमएसएमई में क्या हो गया, पहले होता था ये एसएसआई, जैसे सिंह साहब बता रहे थे कि 20-25 साल पहले ये बात थी, तब ये एमएसएमई नहीं होता था, ये एसएसआई होता था। बिल्कुल। तो एसएसआई माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जी। तो पहले इंडस्ट्री था, अब ये इंडस्ट्री हटके इसकी जगह एंटरप्राइज हो गया। बिल्कुल। इसमें फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों आ गए हैं। तो 8% जो है वो तो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर जो है 30% सर्विस सेक्टर का। बिल्कुल। तो आज के दिन में अगर देखा जाए एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 38%। दूसरा, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग का 8% है, आप कह रहे हैं। बट ठीक है, अब तो एमएसएमई हो गया ना सर, सर्विस इंडस्ट्री तो इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि सर
बार जो एम्प्लॉयमेंट में 8 करोड़ है, अभी जो करंट जो डाटा जो अवेलेबल है वो 11 करोड़ का है। ठीक है, वो और बढ़ गया है जी, 11 करोड़। ये अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब 38% जीडीपी में योगदान और 11 करोड़ लोगों को रोजगार जी। और ये एमएसएमई की स्थिति बेहतर हुई है। और जो एक्सपोर्ट का जो डिटेल आप बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं कि 45% ये है, वो डाटा इतना पुराना है, सर वो सरकारी है, सर वो सरकारी। लेकिन आप सरकारी में हमने ये बात बोर्ड में भी डिस्कस करी कि भाई ये तो डाटा पिछले 5 साल से, आप बताइए सर, आप तो हैं इस फील्ड में, पिछले 5 साल से वो ना 45 का 45.5 हुआ, ना 40 का 41% हुआ, वो सेम चल रहा है। ठीक है, उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा, वो उसको एडजस्ट करना कुछ अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है। इसीलिए एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक एमएसएमई डाटा बैंक की भी एक अभी स्कीम शुरू करी है, उसमें वो कर रहे हैं, बिकॉज ये डाटा तो अब नया आंकड़ा आएगा। ठीक है, ये पुराना वो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब आपके हिसाब से 40-45% से भी बेहतर है एमएसएमई का योगदान। बिल्कुल। ये ऐसे ही समझिए जैसे 1937 के संभवतः आंकड़े हैं जाति आधारित, और हम उसी आधार पर 2016 में भी जातिगत आधार पर चुनावी विश्लेषण कर देते हैं और बता देते हैं कि ये जाति इस पार्टी को जाएगी, इतने प्रतिशत वोट हैं और वो जीत जाएगा या वो हार जाएगा। आंकड़े 80 साल पुराने। सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, इन योजनाओं का मतलब आपके हिसाब से क्या? अभी हम जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट से पहले एक बात और, आपने दोनों पक्ष सुने हैं? नहीं सुने, एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी एक सरकार एक बिल ला रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बिल जी, एक बिल ला रही है। उस बिल में आज स्मॉल स्केल की परिभाषा पर ही प्रश्न है, क्वेश्चन खड़ा हो गया है, क्योंकि उसको लिंक किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, जो 20 से कम वर्कर रखेगा, 30 से कम वर्कर रखेगा, वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेगा, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेगा, तो वो स्मॉल स्केल में आएगा। ठीक, ये अच्छी बात है आपके हिसाब से या गलत ये बात अच्छी बात नहीं है। स्मॉल स्केल का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो 5 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़ लगाने वाला व्यक्ति है, उसको मिलने वाला जो बेनिफिट है वो 100 करोड़ वाले को, वो 100 करोड़ वाला ले जाएगा, तो इसके हिस्से में क्या आएगा? ठीक है, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। इसलिए डेफिनेशन पहले इसकी करनी चाहिए स्मॉल स्केल। इसके हिस्से में कुछ अभी आ रहा है क्या? वो जो कुछ थोड़ा 5 बहुत करोड़ आता वाला होगा। है? दूसरी बात मेरा कहना है, ये मेक इन इंडिया से इसको जोड़ना मुझे लगता है ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि ये मेक इन इंडिया का बड़ा कंसेप्ट है, विदेश की कंपनियां आएंगी, वो भारत में बनाएंगी, दिस दैट। मेरा कहना है मेड बाय इंडिया होना चाहिए। व्हाई नॉट मेड बाय इंडिया? ठीक है, क्या वो संभव है 2016? संभव है, क्योंकि स्मॉल स्केल को अगर एमएसएमई हम को, सारे अपने अपने मोबाइल अलग फेंक देंगे सर, ऐसी स्थिति अगर हो। अगर एमएसएमई को हमको आगे बढ़ाना है, मैं मोबाइल फेंकने का विषय नहीं है, मुकेश जी आईपैड भी, जिसकी हरबीर जी चर्चा कर रहे थे जिस विषय की, वो बड़ा गंभीर विषय है। हाँ मैं सोच रहा था कि हरबीर जी थोड़ा उसको और आगे डेवलप करेंगे। जी, अभी 1 घंटे की चर्चा है सर। वो 1442 आइटम हाँ स्मॉल स्केल के लिए आरक्षित होती थी। ठीक है, आज वो सूची घटती घटती कहाँ तक गई है, शायद मेरी इंफॉर्मेशन अगर ठीक है तो वो 13 का अंक बचा है। ठीक है, जो 1400 होता था वो 13 पे 1442 का अंक 1300 का बचा। अगर हम स्मॉल स्केल को वास्तव में प्रमोट करना चाहते हैं तो आइटम्स रिजर्व करनी चाहिए। ठीक है, वही आइटम क्वालिटी के नाम पर, मैं आपको एक बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ, क्वालिटी के नाम पर अगर स्मॉल स्केल का व्यक्ति, ग्रामीण बेस उद्योग का व्यक्ति, अगर वो अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करता तो गांव में उसको जिंदा रहना मुश्किल है। एक बार ये निकल जाए बात कि मुकेश जी के कारखाने का माल, इसका तेल ठीक नहीं है, इसका आटा ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, तो दोबारा कोई ग्राहक जाता नहीं। इनकी मजबूरी में उस क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सरकार जिसकी बात कर रही है क्वालिटी मेंटेन करने की, तो क्यों नहीं सरकार एक बात सोचती। मेरा एक प्रपोजल है सरकार को, बहुत सारी चीजें आज कम्युनिटी बेस्ड कर रही है। वो हम ये कल्पना करते हैं 20 लाख लगाने वाला, 15 लाख लगाने वाला, 50 लाख लगाने वाला, क्वालिटी कंट्रोल की कोई मशीन भी लगाएगा जो अपने आप में और कॉस्टली होगी। क्यों नहीं इसके लिए हम कम्युनिटी बेस्ड कोई बात कम्युनिटी बेस्ड? क्या मतलब क्या आपकी विचारधारा है? कुछ एक सहकारी संघ जैसी स्थिति? जी, जैसे मान लो एक जिला के अंदर पर एक 10-20 उद्योग लगे, 25 उद्योग लगे, छोटे छोटे। किसी ने 10 लोगों को काम दिया, किसी ने 5 लोगों को काम दिया, किसी ने 25 लाख रुपए लगाया, किसी ने 50 लाख रुपए लगाया, किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया हो। उन सब की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ उसको कोई टेस्टिंग मशीन, टेस्टिंग लैब जैसी चीजें क्यों नहीं दे सकती? ठीक है, जिले के स्तर पर, जिले के स्तर पर, सरकारी अपना केंद्र, हब के स्तर पर, माने एक इंडस्ट्रियल एरिया के स्तर पर। ठीक है, अगर वो देती है सरकार। दूसरा ये जो सरकार ने कल कहा क्लस्टर नहीं, वो दे तो ज्यादा, मैं आई थिंक बेटर। ठीक है, ठीक है।
दूसरा, ये जो कल सरकार ने कहा कि SC/ST के लिए हब बनाएंगे 500 करोड़ रुपए के 2 उस पर आते हैं सर, अभी उस पर आते हैं। अभी पहले थोड़ा इसी को जीरो इफेक्ट को समझने की और कोशिश कर जहाँ रहे तक थे। मैं जी, जीरो हाँ, इफेक्ट की बात है, आज भी मेरा ये मानना है भारतीय मजदूर संघ के नाते हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को केवल ब्लेम किया जाता है कि वो क्वालिटी पर खड़े नहीं उतरते। उसकी क्वालिटी आज भी जीरो इफेक्ट पर पहले से खड़ी है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, हम इसको मानते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी विश्वास है। जी ठीक है। और जहां फिर तक क्या कारण है कि वो जो जितनी मांग दिखनी चाहिए उतनी मांग नहीं जो दिखती बड़ी है? बड़ी कंपनियां हैं जिनके मार्केटिंग सिस्टम है, जिनका दूसरा तीसरा सिस्टम है, वो छोटे उद्योग को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि साबुन उद्योग, पहले साबुन उद्योग स्मॉल स्केल में आता था जी, उसको समाप्त करने के लिए टाटा को साबुन बेचना है, किसी को हिंदुस्तान लीवर को बाबा भी साबुन बोल बेचना सकते है, हैं आप। किसी और को साबुन बेचना है, बड़ी कंपनियों को। वो जब तक इन स्मॉल स्केल के खिलाफ, गांव की साबुन बनाने वाले के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप को जिंदा कैसे करेंगे? लेकिन फिर सरकारें क्या करती हैं? मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी आज की तारीख उद्यम में को खत्म कर रही है और सरकारें देखती रही हैं, सरकारें देख रही तारीख हैं। में जिनको चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ने के लिए जिनको पैसा चाहिए, पैसा स्मॉल स्केल नहीं दे सकता, पैसा देने वाले जो लोग हैं सरकारें उनके लिए काम करती। ठीक है, लेकिन सर 11 करोड़ जिस पार्टी को मिल जाए वोट, वो मतलब चुनाव जीत जाए लोकसभा सर, का, आप समझिए कुल मिलाकर जितना रोजगार मिल रहा है इस क्षेत्र से, तो अगर जो केवल इन लोगों की बात करेगा उसकी भी सत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। 125 करोड़ लोगों में कुल मिलाकर जहां 70-80 करोड़ वोट हो, वहां 11-12 करोड़ वाला बन जाए, हाँ, और 60 करोड़ लोग बाहर बैठकर देखते रहे, हाँ। ये डेमोक्रेसी एक अलग प्रकार की है। 2014 में 17 करोड़ वोट ही मिले हैं सर मैं बीजेपी उसकी को। चर्चा ठीक है, अभी उस पर चर्चा नहीं किंतु करते। मेरा ये कहना है कि स्मॉल स्केल को जिंदा रखने के लिए, स्मॉल स्केल को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की बजाय मेड बाय इंडिया की योजना आनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक सर यहाँ पर ले रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और पहलू हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं MSME क्षेत्र की। एक चीज़ सर आपसे समझना चाहूँगा, हमने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की तो बात की, जो दूसरा SC/ST हब है 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, कोई खास वजह है इस तरीके के प्रावधान की? देखिए, कुछ लोग इसको पंजाब के चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। सर वो राजनीति की बात तो हमें समझ नहीं आती ठीक ज़्यादा है। हम तो इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। देखिए, सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, ये सरकार जब से आई है, आप इनकी सारी स्कीम्स की 30 स्कीम्स कम से कम हो गई होंगी। सबको देखिए, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल, मतलब अगर कोई भी स्कीम हम देखें, हर स्कीम का मुझे लगता है कि एक ही उद्देश्य है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो हमारे सबसे नीचे के लोग हैं, उनको कैसे ऊपर किया जाए। ठीक है, जितनी भी स्कीम है सब वो है। अभी SC/ST के लिए भी लेकिन वो कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी इस तरीके की स्कीम्स आती रही हैं। हाँ है, जैसे अभी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया किया तो उसमें सिड भी पहले इस तरीके की योजना चलाता रहा है। सर योजनाएं तो देखिए, कभी भी जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो MSME की हो या किसी दूसरी की लोगों के लिए स्कीम्स आप कह रहे हैं मकसद ये है कि जो लेकिन कहीं से अगर उसको उसमें इम्प्रूव, जैसे जनधन योजना, ऐसे नहीं कि पहले अकाउंट नहीं खुलते थे, लेकिन एक ऐसे उसको एक प्रोजेक्ट की तरह से लिया गया कि नहीं यार सबके अकाउंट खोलो, उसका कुछ फायदा भी होगा, सब्सिडी डायरेक्ट उनके आ जाएगी तो कुछ फायदा होगा। SC/ST हब, सर SC/ST में देखिए क्या है कि अल्टीमेट एम यही है कि भाई जितने लोग उससे जुड़ सके, जितने लोगों की तरक्की हो सके, ऊपर आ सके, वो 500 करोड़ में होने वाली है। सर कुछ तो शुरुआत कहीं से तो होगी ना। हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, तो हम ऐसा तो है नहीं कि चलो यार इसके लिए हमें 10,000 करोड़ चाहिए तो हम 10,000 करोड़ डाल दें। ठीक है, 500 करोड़ डाला है, उसको खर्च करेंगे, उसके बाद और जितनी जरूरत होगी, अभी तो देखेंगे, हो सकता है एक साल में 500 करोड़ भी खर्च ना हो। अब जैसे एक सरकार की एक स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया है, उस स्कीम में उन्होंने कहा कि हर ब्रांच 2 लोन करेगी जी, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के, और उसमें एक देंगे SC/ST को और एक देंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर को। तो 1,25,000 ब्रांचेज हैं जो बैंकों की, उसमें 2.5 लाख तो मतलब ये अकाउंट हो गए। 2.5 लाख लोगों ने तो कम से कम कुछ अपना व्यापार करना, कुछ शुरू करेंगे। तो दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, देखिए हम
मेरा मानना हमेशा रहता है कि हम हर चीज़ के लिए सरकार की ओर देख के जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हर चीज़ के लिए सोचें कि यार सरकार कुछ करेगी तो हम करेंगे, अपने को भी करना पड़ेगा। एमएसएमई के लिए भी बहुत सारे काम है जो करने पड़ेंगे। देखिए अगर जैसे मैं बताता हूँ, मतलब मैं अगर इस क्षेत्र से जुड़ना चाहता हूँ और एक सम्मानजनक आमदनी के साथ, तो ऐसा काम क्या है जो मैं खुद कर सकता हूँ बिना सरकार की ओर देखे? मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा सबसे पहले, एथिकल होना पड़ेगा। जैसे क्वालिटी की बात हुई तो सरकार तो चलो ठीक है वो करेगी, जेट के थ्रू करेगी, बट पहले हम भी देखें कि हम यार कोई लो स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट है वो यूज़ ना करें। जितने भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको फॉलो करें। जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं वो हम अपनी ठीक रखें, अकाउंट्स ठीक रखें। इनकम टैक्स हम जितना हमारे देना चाहिए वो हम इनकम टैक्स दें। हम सरकार हम कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे तभी तो। देखिए अगर मैं ये तो आदर्श स्थिति है सर। नहीं, आदर्श स्थिति नहीं है सर, ये तो होनी पड़ेगी। देखिए डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्यों डेवलप हुई? वो आदर्श चीजें चलती है ना। अगर हम सब चोरी चकारी करते रहे, बोले यार मैं तो चोरी करूंगा और मैं कहूँ सरकार तो मुझे दे यार, या हमारा तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। हम अगर टैक्स नहीं देंगे फिर सरकार से कहेंगे यार यहाँ तो गड्ढे हो रहे हैं, तो आदर्श स्थिति तो लानी पड़ेगी। जब अलग अलग सरकारों की बैलेंस शीट को भी देखते हैं, मतलब उन नेताओं की, तो उनको लगता है कि हम ही क्यों दें। ये भी एक सवाल हो सकता है कि वो एक लंबी उसमें नहीं पड़ते। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखिए हमारी लाइफ टाइम में, ये मैं आपसे इसलिए समझ रहा हूँ कि दर्शक समझ सकें। नहीं, हमारी लाइफ टाइम में कितने ऐसी इंडस्ट्री हैं जो आज जिनको आज हम लार्ज या मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, जो बहुत छोटे से 10,000 20,000 रुपए से शुरू हुई। रिलायंस की बात अगर करें, वो भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। इन्फोसिस की बात करें, 10,000 रुपए से शुरू करा। ठीक है, वो क्यों बढ़े इतने आगे? हमें ये तो आप करें कि जो SC/ST हब है ये कहीं से शुरुआत है, 500 करोड़ से ही सही कहीं से शुरुआत की गई है और इसकी जरूरत है आपके हिसाब से? सर देखिए, अगर बिल्कुल जरूरत है सर। देखिए जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी तब तक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। कंट्री ग्रोथ प्रावधान है, इसको लेकर आपके मन में भी सवाल है कि 500 करोड़ से तो काम नहीं होने वाला? सर नहीं, मेरे मन में इसलिए सवाल नहीं है कि हमने शुरुआत हुई है। हम एक बार ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए डाल दिया सपोज, एकदम से तो खर्च नहीं होगा ना 20,000 करोड़ रुपए। तो 300 करोड़ से पूर्वी भारत में हरित क्रांति आ रही थी जब बजटीय प्रावधान पहला हुआ था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। आप हरवीर जी कैसे देखते हैं ये 500 करोड़ के SC/ST हब? देखिए आपने खुद ही कहा 300 करोड़ के बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए थे उस बजट में, और हर चीज चिदम्बरम साहब या प्रणब मुखर्जी में से कोई भी। उसके बाद इस सरकार के टाइम में भी 100-300 करोड़ के बहुत सारे चीजें तरक्की करने के सामने लाने की कोशिश की। मेरा मानना है कि या तो आप ये क्या सोशल ऑब्लिगेशन के लिए काम कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम कर रहे हैं। मुद्रा योजना आपने अनाउंस की कि जो जिसके अंदर एक चाह है एंटरप्रेन्योर बनने की, उसके अंदर एक मिनिमम स्किल उसके पास है और वो चीज़ों को समझता है, तो एंटरप्रेन्योर बने। और आप कोई तय करके नहीं बना सकते किसी को एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कि मैं SC को बनाऊंगा, हम ST को बनाएंगे और इतना पैसा देके बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उनमें से जो बनना चाहे उसको आप एक मौका तो दे सकते हैं। जो बनना चाहे, अभी देखिए इस देश में एक SC/ST का एक उनका तो एक इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन भी है ऑलरेडी, चैम्बर है ना, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वो तो पहले कोई स्कीम नहीं थी, उसमें बने। और उसकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल, ये बात जरूर है कि समाज का एक तबका जो है वो वंचित है, उसको बराबरी के मौके नहीं मिले, और उस वक्त कोई सरकार जो भी मौजूद हो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी की जो आगे जाने की जो उसकी कोशिश है वो उसके ऊपर कोई ऐसा अंकुश ना लगे सामाजिक उसके चलते, परिस्थितियों के चलते। ये फैक्ट है। लेकिन एंटरप्रेन्योर तो आप किसी को तय करके नहीं बना सकते, उसके अंदर एक मिनिमम स्किल होना जरूरी है और माहौल उस वक्त वहाँ का जरूरी है। क्या बिजनेस करना चाहता है आदमी, क्या इंडस्ट्री लगाएगा, क्या उसकी एक्सपर्टीज है, क्या उस बिजनेस की। और मेरा मानना है कि देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इतर जा रहा हूँ इस विषय से, लेकिन मेरा मानना है कि आपको लगता है कि समाज में हम ये तय करके चल रहे हैं और लगातार ये बातें भी हो रही हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाले बनो। तो देने वाले जो जनरेशन हमारी है जो कि रोजगार ये एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सकते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, हाँ, ये है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये हमारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सर पहले भी? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, ये आप 2 हब बनाएंगे SC/ST के लिए जी, आप 500 करोड़ रुपया प्रारंभिक स्तर पर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। किंतु जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, विशेष करके जो हमारे समाज का वंचित वर्ग है जी, किसी भी कारण से पिछड़ गया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी मदद करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, इसको ये ठीक स्थिति है। क्योंकि किंतु एक बात और ध्यान में आती है, उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। आज
जो हमारा एसटी समाज है, ट्राइब समाज है जी, वो वन में रहता है, जंगल में रहता है, उसका बहुत सारा वहाँ काम चलता है। आज सर्वाधिक खतरा उसी की जमीन पर है, क्योंकि उसके पास पट्टा नहीं, उसके पास कोई ठीक दूसरा, बात। कहीं कहीं अब वन अधिकार पत्र मिलने लगे हैं, कहीं कहीं मिलने लगे हैं, इसलिए उसको वनाधिकार पत्र देकर, उसको बाकी सुविधा देकर, और ऐसे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर अगर बनते हैं जी, स्थानीय स्तर के, तो एक अच्छी स्थिति होगी। सरकार उनको, हम इसके समर्थन में प्रिंसिपली ठीक बात कि ये एक अच्छा काम अगर सरकार करती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इसकी सक्सेस स्टोरी देखी थी, जिन लोगों को छत्तीसगढ़ वन अधिकार में पत्र मिले सक्सेस स्टोरी थे है। वो यूरोप में चावल और एलोवेरा मैं- बेच रहे थे और मैं बहुत एक- अच्छा कारोबार कर नहीं, रहे मैं थे। एक दूसरा पौंड में निवेदन कमाई मैं रहे एक दूसरा निवेदन कर, भारतीय मजदूर संघ ने इट्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि सब काम सरकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, मुमकिन सरकार भी की ओर नहीं है। नहीं देखना चाहिए हर व्यक्ति को। भारतीय मजदूर संघ ने मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से लगातार एफर्ट्स करके एक बड़ा काम किया है इस दिशा में। एंटरप्रेन्योर डेवलप करने का, ठीक है, जो हमारे काम से, रूटीन के काम से हटकर है। हटकर है। हम अभी तत्काल, मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं, मीडिया के मित्रों को भी, हमारे उद्योग जगत के मित्रों को भी, हम अभी तुरंत इसी सैटरडे संडे को जी, बैतूल में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं इन लोगों ऐसे का। विषय मीडिया में सुर्खियां कम पा पाते हैं, नहीं, सर, इन्हीं अफसोस की का बात है। इस बार सुर्खी शायद हमको इसलिए मिल जाएगी जी। कि आईएलओ ने हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज Recognize किया है। चलिए, अच्छी आईएलओ बात ने, है, बधाई और आपको। 10,000 से अधिक ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले कोई शायद इकट्ठा करता होगा, ठीक है, संगठन भी मजबूत होगा इससे। एलोवेरा इकट्ठा करता होगा, कोई आंवला इकट्ठा करता होगा, ठीक है, उन कोई सबको आंवले जोड़ का अचार बनाता होगा। ऐसे 10,000 मुकेश जी, से अधिक लोग बैतूल में जुटने वाले हैं। अच्छा प्रयास है। ये एक मुकेश जी, भारतीय मजदूर एक संघ ने चीज़ प्रयास मैं किया। आपसे समझना चाहूंगा सर, जो मंत्रालय है, मैं पढ़ रहा था कि मंत्रालय के क्या कुछ काम है, उसमें बताया कि बैंकों से पर्याप्त ऋण मिल सके उन तमाम लोगों को, एक वो जो ढांचा है ज़रूरी, वो ढांचा तैयार हो सके, तकनीक से वो कनेक्ट हो सकें, मॉडर्नाइजेशन से वो कनेक्ट हो सकें, वो तमाम लोग जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। क्या वाकई ये सारा काम हो पा रहा है? मंत्रालय संभवतः 2007 में बना था, 9 साल बीत गए हैं, 2 सरकारें चल रही हैं। क्या वास्तव में मंत्रालय खुद को जस्टिफाई कर पाया है इन 9 सालों में? सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या, जब भी कभी एमएसएमई की बात करते हैं ना, और या कोई आप एमएसएमई की मीटिंग करिएगा, या जहाँ पे 10, 20, 50 एमएसएमई जुड़ जाएं, एक ही समस्या है कि भाई फाइनेंस की प्रॉब्लम है। मतलब जो उसकी पहली प्रायोरिटी है उसी में दिक्कत है। सबसे पहली जो समस्या है, आप किसी से पूछ लीजिए, एमएसएमई से आप कभी पूछ लीजिए, वो कहेगा भाई मुझे पैसा नहीं मिलता, पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। सर उसके 2-3 इशू, देखिए सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से टारगेट्स हैं, सभी बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के टारगेट्स हैं जी। उसमें भी है कि उसमें माइक्रो को कितना करना है, एग्रीकल्चर एमएसएमई में कितना करना है, तो इस सेक्टर्स के लिए टारगेट टारगेट्स हैं। और बैंक भी मुझे लगता है अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, नहीं तो उनका नुकसान है बैंकों का। लेकिन उनकी प्राथमिकता कहीं बड़ी मछली हो जाती है। नहीं, अभी तो देखिए वो अब पूरा माहौल चेंज हो गया, अभी पूरा माहौल ऐसे चेंज हो गया। अभी तक शायद ऐसा होता था जरूर, प्राथमिकता में थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए सर, पिछले 6 महीने में सर मैं वही 15% बता बढ़ रहा गया। हूँ, वो जो अब एनपीए हुआ, क्रेडिट गोज टू बड़ी मछली। मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। अब ये हुआ कि आरबीआई ने बैलेंस शीट क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करा, उसकी वजह से जो टॉप 150 अकाउंट्स थे उनमें सब समस्या आई, वो सब अकाउंट एनपीए हो गए। आज के दिन में अनुराग जी स्थिति ये है कि कोई भी बैंक बड़े किसी भी प्रपोजल को करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं अच्छी है, बात दे रहा है और उनको समझ गया। नहीं सर, नहीं, अभी ऐसा मुझे ऐसा ठीक है, नहीं, लगता वो है, राजनीतिक दबाव की नहीं बात नहीं कर सर, रहे हैं, मुझे वो फिर ऐसा अलग लगता से है- बहस हो जाएगी। सर मुझे ठीक ऐसा है। लगता है, वैसे मैं अपना जी। एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी एक बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूं, हाँ। कि अभी सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ना फोन कर सकता है, ना किसी को कह सकता है कि ये प्रपोजल कर दो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ये और अच्छी जहां तक बात। मेरी बहुत लेकिन सारे आप बैंकर्स से करेंगे बात हुई है, एमएसएमई में कर्ज मिलना अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत है। जो शुरुआत से रही है। सर, दिक्कत वो है। टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना, क्या इस दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है? हालांकि नहीं, मंत्रालय मंत्रालय कह इस के दिशा में बच कोई सकता है काम- कि ये स्टेट की जिम्मेदारी सर, वो है, नहीं- एमएसएमई राज्यों की नहीं, जिम्मेदारी वो स्टेट की भी जिम्मेदारी नहीं, बैंक तो अपने आप टेक्नोलॉजी में बैंक कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे बैंकों ने कर रखा है कि भाई ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, अधिकतर सब बैंकों ने एक सिस्टम है, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन लोन अप्लाई करिए। तो टेक्नोलॉजी का तो ये है। इसमें एनबीएफसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर नॉन रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और उनका ऐसी स्कीम्स है टेक्नोलॉजी की, अगर आप बात कर रहे हो, कि पता चलता है कि आधे घंटे में लोन का डिसीजन हो गया कि सैंक्शन है या नहीं है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा कि जो एमएसएमई भाई जो हमारे हैं, जो इंडस्ट्री में है, उनको भी, जैसे मैं पहले कह रहा था कि दे आल्सो हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। अभी मान लो सपोज मैं अपनी इनकम दिखाता हूँ 2 लाख रुपए, मैंने किया 5 करोड़ की टर्नओवर करी, 2 लाख का मैंने प्रॉफिट दिखा दिया या 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, और फिर मैं बैंक के पास जाता हूँ कि भाई साहब मुझे आप 2 करोड़ रुपए का लोन कैसे दे दो। देगा? कैसे देगा जब पेपर्स में दिख रहा है कि यार मैं तो इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको भी संभालना है, और काफी बड़ा काम
सरकारों को भी करना है, बैंकों को भी करना है, लेकिन 2-3 चीज़ें और हैं सर जो मैं देख रहा था मिनिस्ट्री की प्रायोरिटी में काम में। उसमें एक स्किल डेवलपमेंट बड़ी चीज़ थी, एक जो कारीगर हैं, कामगार हैं, उनके कल्याण का जिक्र है प्राथमिकताओं में, और उन तमाम उत्पादों को बेहतर बाजार मुहैया कराना घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या ये 3 मोर्चे जो हैं, इन 3 मोर्चों से भी बेहतर तरीके से निपट पाया है हमारा मंत्रालय, सरकारें कोई भी रही हों? देखिए, अभी जैसे फाइनेंस की बात हो रही थी, 2 चीज़ें हैं, स्किल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी सारा मिला के है जहाँ तक, और वो सारा चलता है आपका बाजार से। आपके पास बाजार है, आप तो सब कुछ है, सब कुछ है, आपका सामान बनेगा, आपका सामान बिकेगा, आपको लोन भी मिल जाएगा और आपको पैसा मिलना चाहिए। एक तो सरकार ने कई प्रावधान किए हैं कि जो कम से कम जो PSUs हैं, जो गवर्नमेंट की खरीदारी है, उसमें ये परसेंटेज आपको MSME से खरीदना पड़ेगा। ये है या ये होना चाहिए? ये प्रावधान है, ये प्रावधान है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो कंपनीज MSME से प्रोडक्ट लेती हैं, क्योंकि वो इनके लिए एक तरीके से टर्सरी और उसकी तरह से काम करते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह बहुत सारा ये लोग बनाते हैं उनके लिए जो है, तो एंसिलरी का जो काम है, ठीक है, उनको पेमेंट का आपकी डेडलाइन है कि इतने दिनों के अंदर आपको पेमेंट करा देना चाहिए। मेरा मानना है कि दोनों मोर्चों पर विफल रहा है मंत्रालय। ठीक है, हमारे MSME के सहयोगी बैठे हैं, बता देंगे क्या हाल है पेमेंट्स का, क्या कोई डेडलाइन मीट कर रहा है क्या, और ये जो प्रोक्योरमेंट है उसको लेकर के कितने दिक्कतें होती हैं। तो ये बाजार उपलब्ध कराना, समय पे उनका पेमेंट होना, यहाँ पे भी ये 2 बहुत बड़े चैलेंज हैं, और इसके लिए बाकायदा प्रावधान है। और कुछ जगह स्ट्रक्चरी होना है, कुछ स्ट्रक्चरी हो गया है, उसके बावजूद इन दोनों मोर्चों पर दिक्कतें बहुत ज्यादा। सर मैं आऊंगा आपके पास, आखिर में आप ही के पास आऊंगा, समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। पवन जी, मैं आपके पास आता हूँ सर। पवन जी, आपके हिसाब से क्या कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है MSME में? आखिर में सर फाइनल कमेंट। सरकार वास्तव में, अनुराग जी, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के सरकार को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए स्किल डेवलपमेंट पर, वो है नहीं। ठीक है, महकमा बन गया, चर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, और हमारी जो स्किल्ड फोर्स है, अगर सरकार केवल उसी को मान्यता दे ले। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले एक प्रावधान था, जो हमारा कारपेंटर है, जो हमारा इस प्रकार के लोग हैं जी, राज मेसन का काम करते हैं, इनका एक एग्जाम लेकर 1 दिन के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर अभी जो ऐड आता है उसमें आप फोन कीजिए, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, सर्टिफिकेट। अब उसका ट्रेनिंग का पीरियड 15 दिन कर दिया। अगर हम ये कल्पना करें, कोई कारपेंटर, कोई ब्लैक स्मिथ 15 दिन ट्रेनिंग ले, कमाएगा कब कमाएगा? वो 50 साल की उम्र में। पहले जो प्रावधान था, 1 दिन में उसका कोई टेस्ट करके, कोई इंटरव्यू करके सरकार उसको सर्टिफिकेट। तो वो रस्मदाई की तो रहती होगी ना सर, मतलब 1 दिन में कैसे आप काबिल बना देंगे? ट्रेनिंग दे जो आदमी 40 साल से काम कर रहा है, तो फिर सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? मान ही लीजिए कि वो काबिल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो कहते साहब आपके हाथ में सर्टिफिकेट, तो मतलब औपचारिकता ही तो रह गई ना, सर्टिफिकेट बांटना है। अनस्किल्ड से स्किल्ड हो जाता है 24 घंटे में, इसलिए कि परंपरागत रूप से ठीक है, वो 100 साल से 50 साल से जो काम करते आए हैं, ठीक है, अब 50 साल की उम्र में, हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो 15 दिन की व्यवस्था गलत है, 1 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग के वो उस 50 साल की उम्र में कोई और सुझाव जो आप देना चाहते हैं? एक स्किल डेवलपमेंट का काम करना, ये एक बड़ा काम है। दूसरा, एक जो विषय इसमें इग्नोर होता है वो है लेबर वेलफेयर का। ठीक है, वो तो मिनिस्ट्री कह रही है हमारी प्रायोरिटी में है, किंतु जमीन पर नहीं है। ठीक है, सरकार की प्राथमिकता है, वेबसाइट पर है, वो है, किंतु प्राथमिकता के आधार पर जमीन पर वो श्रम कल्याण उतरे, ये एक सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस मोर्चे पर तमाम मजदूर संघ सक्रिय हैं, मतलब वो जून जुलाई की गर्मियों में भी अगर धरना करना होगा तो जंतर मंतर पर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। मुकेश जी, आखिर में सर आपसे ही, ये जो प्राथमिकताएं थी और जो हकीकत है जो दोनों जानकार बता रहे हैं, इसके बीच का रास्ता कैसे आप देखते हैं सर, और आगे की तस्वीर? ये 2 योजनाएं तो शुरू हो गई अब। नहीं, देखिए, जो सिंह साहब ने कहा ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, डिलेड पेमेंट की। मेरा भी ये मानना है कि आने वाला समय डिलेड पेमेंट की वजह से MSME सेक्टर्स के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करेगा। देखिए, जैसे लार्ज कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे अकाउंट NPA हो गए, जब वो बेचारे बैंक का लोन ही नहीं पे कर पाएंगे, तो जो उनके सप्लायर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तो सब MSME है ना सर। जो उनके एसोसिएट, जो उनके सप्लायर्स हैं, वो सब MSME है, वो उनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए MSME मिनिस्ट्री का एक MSME फैसिलिटेशन काउंसिल है,
वहाँ पर एक सिस्टम है कि कोई भी आदमी जाके वहाँ अपना अप्लाई कर सकता है, वो फिर उनको बुलाते हैं एज ए कोर्ट, बट वो सही है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो मिनिस्ट्री में इस तरफ बहुत जोर शोर से काम तो डिलेड पेमेंट प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ और? डिलेड पेमेंट की मुझे लगता है कि आज फाइनेंस से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डिलेड पेमेंट है, क्योंकि क्या होता है फाइनेंस तो चलो बैंक से पैसा इंटरेस्ट पे मिलेगा, ये तो बेचारे का उसका अपना पैसा है जो उसको 90 डेज में मिलना था वो उसको 1 साल में भी नहीं मिलता। पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। शुरुआत में हमें लग रहा था कि ये शायद मुद्दा ऐसा हो जिस पर 1 घंटे चर्चा, कहीं ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, लेकिन यकीन मानिए अभी भी बहुत कुछ पहलू ऐसे छूटे हुए हैं जिसको हम इस चर्चा में नहीं समेट पा रहे हैं। उम्मीद रहेगी कि आगे भी हम इस क्षेत्र पर लगातार चर्चा करते रहें, समझते रहें, क्योंकि मामला करोड़ों लोगों के रोजगार से जुड़ा है, करोड़ों परिवारों से जुड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।